आज हमारे टॉपिक का नाम है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर को मेडिकल टर्म्स में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे शोल्डर का जॉइंट यानी ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में थिकनेस और स्टिफनेस होती है। और वो कैसे होती है यही हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है पेन। पहले पेन होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से रिस्ट्रिक्शन होने स्टार्ट होती है। मतलब शोल्डर जॉइंट फिर आहिस्ता आहिस्ता से रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एमआरआई की रिपोर्ट्स में क्या शो होता है। जब पेशेंट अपनी एमआरआई की रिपोर्ट्स लेकर आता है तो उसके अंदर हमें इन्फीरियर रिसेस में थिकनेस नज़र आती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बीच में जो कैविटी है बिल्कुल सेंटर में, इसका नाम है ग्लेनोइड कैविटी। इसके ऊपर वाली जो लेयर है जो सराउंड इसको करती है वो है ग्लेनोइड लैब्रम। इस लैब्रम के आसपास है लिगामेंट्स जो कि कैप्सूल बनाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये है इन्फीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। इस लिगामेंट में हमें थिकनेस नज़र आती है एमआरआई की रिपोर्ट में। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट की एमआरआई की रिपोर्ट में इन्फीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट में थिकनेस नज़र आती है तो ये इंडिकेट कर सकता है कि इसको फ्रोज़न शोल्डर हो। ये इस बात की इंडिकेशन हो सकती है क्योंकि ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस की वजह से स्टिफनेस होगी। अब उस स्टिफनेस की वजह से मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होगी, तो इसी कंडीशन को हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। अब इसकी कॉजेज़ में हमारे पास दो कॉजेज़ आती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी कॉज को कहते हैं आइडियोपैथिक कॉज। इसका मतलब ये है, आइडियोपैथिक का मतलब ये है कि बगैर किसी रीज़न के सेल्फ डेवलप हो जाता है, खुद ही से डेवलप हो जाता है फ्रोज़न शोल्डर। बगैर किसी इंजरी के, बगैर किसी सर्जरी के, बगैर किसी रीज़न के अगर डेवलप हो जाए तो हम इसको प्राइमरी कॉज कह सकते हैं, यानी प्राइमरी फ्रोज़न शोल्डर। फिर हमारे पास आती है सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर। इसमें कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन या किसी प्री एग्जिस्टिंग कोई इंजरी होती है जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर होता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डायबिटीज़। डायबिटीज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है फ्रोज़न शोल्डर के। 20% डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। जिनको डायबिटीज़ होती है उनके ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस हाई लेवल जो शुगर का है उसकी वजह से जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं। इसकी वजह से जॉइंट्स में रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, शोल्डर जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ये फ्रोज़न शोल्डर कॉज करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्ट्रोक। जिन पेशेंट्स को स्ट्रोक हो चुका होता है उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। इस वीकनेस की वजह से लिमिटेड मूवमेंट हो सकती है, मतलब रिस्ट्रिक्शन हो सकती है क्योंकि उनकी रेंज ऑफ मोशन ऑलरेडी बहुत लिमिटेड थी। इसकी वजह से शोल्डर जॉइंट स्टिफ हो सकता है। फिर है शोल्डर इंजरी। अगर शोल्डर में चोट लगी है जैसे कि कोई डिसलोकेशन या फ्रैक्चर तो भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। एक और कॉन्सेप्ट, पोस्ट सर्जरी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर किसी सर्जरी के बाद शोल्डर को ज़्यादा रेस्ट मिला है और मूवमेंट नहीं हो रही तो भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी मतलब फ्रोज़न शोल्डर में ऐसा क्या होता है कि कैप्सूल में थिकनेस होती है और स्टिफनेस आती है जिसकी वजह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होती है। फ्रोज़न शोल्डर में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज जो है स्टिफनेस की वो है फाइब्रोसिस। अब ये फाइब्रोसिस दो रीज़न की वजह से आ सकती है। पहला है साइनोवियल इन्फ्लेमेशन। शुरू में साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन होती है। कोलेजन की लेयर्स टिश्यूज़ पे बनती जाती हैं और टिश्यू बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। उस हार्डनेस की वजह से फिर जॉइंट की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आती है। और ये जो कोलेजन है ये होता है टाइप 1 और टाइप 3, जिसकी लेयर्स की वजह से थिकनेस होती है और इसी को फाइब्रोसिस का नाम दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि एनाटॉमिकल चेंजेस क्या आते हैं फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट के अंदर। नॉर्मली हमारे जॉइंट के आसपास स्पेस होती है जो कि एसेसरी मूवमेंट्स को अलाउ करती है, जैसे कि रोलिंग, स्लाइडिंग। अगर ये कैप्सूल के आसपास जो स्पेस है वो ना हो तो ये जो एसेसरी मूवमेंट्स हैं ये नहीं हो पाएंगी। तो फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट में ये जो स्पेस होती है ये स्पेस ख़त्म हो जाती है। इस स्पेस के ख़त्म होने की वजह से ही मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आती है। जैसा कि हमने अभी पहले देखा था कि एमआरआई की रिपोर्ट में भी ये शो होता है कि जो इन्फीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट है वो उसके ऊपर थिकनेस है। ये कैप्सूल के नीचे वाला हिस्सा होता है। अगर ये टाइट हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है मूवमेंट नहीं हो पाएगी।
इसके साथ साथ शोल्डर के जॉइंट जो होता है उसके ऊपर एक एरिया होता है जिसको कहते हैं रोटेटर कफ इंटरवल। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये शोल्डर जॉइंट है, इसके ऊपर रोटेटर कफ इंटरवल है और ये स्पेस कम हो जाती है फ्रोज़न शोल्डर के केस में। तो ये सारी एनाटॉमिकल चेंजेस की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है शोल्डर जॉइंट की। जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है वो होती है एक्सटर्नल रोटेशन या लेटरल रोटेशन, फिर उसके बाद होती है एबडक्शन और फिर उसके बाद होती है इंटरनल रोटेशन या फिर मीडियल रोटेशन। और यही कैप्सुलर पैटर्न होता है फ्रोज़न शोल्डर का। इट मीन्स कि अगर ये सारी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हों तो ये इंडिकेशन होता है कि फ्रोज़न शोल्डर है। अब बात करते हैं फ्रोज़न शोल्डर के फेसेस की। इसके 3 फेज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो पहली चीज़ पेशेंट को फ़ील होती है वो होता है पेन। पेन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके रिस्ट्रिक्शन आती है मूवमेंट्स में। और जो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है वो होती है एक्सटर्नल रोटेशन। सबसे पहला फ़ेज़ होता है एक्यूट फेज़, जिसको फ्रीजिंग फेज़ भी कहते हैं। ये पहला फ़ेज़ होता है। इसमें शोल्डर में इंटेंस पेन होता है और इतना ज़्यादा पेन होता है कि नाइट स्लीप डिस्टर्ब होती है और कोई भी मूवमेंट करने पे दर्द होता है। और ये जो फ़ेज़ है ये चल सकता है 2 महीने से लेकर 9 महीने तक। दूसरे फ़ेज़ का नाम है एडहेसिव फ़ेज़ यानी फ्रोज़न फ़ेज़। इस फ़ेज़ में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा और भी रिस्ट्रिक्टेड होने शुरू होती है, यानी प्रोग्रेसिव रिस्ट्रिक्शन होती है इसके अंदर, मगर पेन थोड़ा सा कम होता है। फ़ेज़ 1 में पेन ज़्यादा था और मूवमेंट इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, लेकिन फ़ेज़ 2 में मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है और पेन थोड़ा सा कम है। ये फ़ेज़ 4 महीने से लेकर 12 महीने तक चल सकता है। फिर है हमारे पास रेजोल्यूशन फ़ेज़ यानी थॉइंग फ़ेज़ भी कहते हैं इसको। इसको रिकवरी फ़ेज़ भी कहते हैं क्योंकि इस फ़ेज़ में शोल्डर की मूवमेंट्स जो है रिकवरी की तरफ जा रही होती हैं। पेन तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है और जो लिमिटेशंस थी मूवमेंट में वो सारी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही होती हैं। और ये फ़ेज़ 5 महीने से लेकर 2 साल तक भी चल सकता है। तो मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि फ्रोज़न शोल्डर जो कंडीशन है ये कुछ महीनों की नहीं, कभी कभार साल भी लग सकते हैं इसको रिकवर होने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रोज़न शोल्डर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आसान लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।